नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता पोपटराव नेरे, सहयोगी प्राध्यापक, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित श्रीमती पुष्पाताई हिरे महिला महाविद्यालय, मालेगांव कैंप, जिला नासिक, हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तृतीय वर्ष साहित्य विशेष पेपर क्रमांक 3 के लिए निर्धारित हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल का नामकरण एवं विभाजन इस मुद्दे पर मैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1100 वर्ष पुराना है। इतने बृहद साहित्य का अध्ययन करने के लिए विद्वानों ने इसे अलग अलग भागों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में निम्न प्रकार से काल विभाजन किया है। एक आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल, जिसका समयावधि है विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक। 2 पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक। दोस्तों, रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार इस प्रकार है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा है, जो इस काल के कवियों की विशिष्टता को पूर्ववर्ती कवियों से अलग दिखाता है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, किंतु उनका अभिप्राय अलंकार के व्यापक अर्थ से था। परंतु अलंकार काल कहने से इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। फिर अलंकार से यह भी स्पष्ट नहीं है कि इससे ऐसी कविता को समझा जाए जिसमें। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालावधि को रीतिकाल नाम दिया है, जो कि विशेष पद्धति विशेष के आधार पर है। अर्थात यह समीचीन भी लगता है, क्योंकि इस काल में रीति पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति का बोलबाला रहा। उस समय का वातावरण ही कुछ ऐसा था। उस युग के प्रायः प्रत्येक कवि ने रीति परंपरा के सांचे में ढलकर ही लिखा, क्योंकि तभी उसे समुचित प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती थी। आचार्य शुक्ल ने इसे रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण ही। दोस्तों, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं, क्योंकि काव्य के कला पक्ष का जितना उत्कर्ष इस काल में हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन केवल कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसे कलाकाल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। रीतिकाल के कवियों में भावों की उपेक्षा है, ऐसा कहना तो उन कवियों के प्रति अन्याय होगा। इसके उपरांत उपर्युक्त सभी नामकरणों की विवेचना के उपरांत यही कहा जा सकता है कि रीतिकालीन सभी कवियों ने रीति परंपरा का पूर्ण निर्वाह किया। अतः श्रृंगार रस की प्रधानता असंदिग्ध होने पर भी इसे श्रृंगार काल नहीं कहा जा सकता है, और न ही अलंकारों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होने के कारण इसे अलंकृत काल कहना ही उचित होगा, क्योंकि साहित्य में भाव पक्ष के बिना कला का कोई महत्व नहीं। अतः रीतिकाल कहना ही तर्कसंगत प्रस्तुत होता है, क्योंकि रस, अलंकार आदि। दोस्तों, रीतिकाल के नामकरण के उपरांत अब हम रीतिकाल के विभाजन की ओर जाएंगे। रीतिकाल का विभाजन रीति को आधार बनाकर किया गया है। 1 रीतिबद्ध, 2 रीतिसिद्ध और 3 रीतिमुक्त। रीतिबद्ध इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है।
लक्षण ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों में प्रमुख है चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह। रीति सिद्ध में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी। वे रीति में पारंगत थे। इन्होंने इस जानकारी का पूरा उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि है बिहारी। 3. रीति मुक्त। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त है, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले ग्रंथों, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर दोस्तों, इस प्रकार रीतिकाल का नामकरण एवं विभाजन के विवेचन के उपरांत मैं यहाँ पर अपनी प्रस्तुति को पूर्ण विराम देना चाहती हूँ, किंतु आपके में अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।